हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं तुमन आप सभी का मार्स एकेडमिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा आप लोगों ने पॉलिटी में लेक्चर्स आप देखते जा रहे हैं और इतना अच्छा उस पर एवरेज जो व्यू टाइम आ रहा है 8-8 मिनट का आ रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के। आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और आपका अपने टीचर के ऊपर विश्वास है, ठीक है ना। अभी कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्वेश्चंस करा दीजिए। बेटा मैंने सोचा है पहले मैं एक बार इसको पूरा करा देता हूँ, उसके बाद लगभग 300-400 क्वेश्चन मैं आपको उसके बाद कराऊंगा, ताकि आप इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस इसके बाद में हम करेंगे, ठीक है। तो बस आपसे और ऊपर वाले से यही दुआ है, यही हम उनसे कामना करते हैं कि आपको पढ़ने की शक्ति दे, है ना। रील्स देखने के बजाय पढ़ने की शक्ति दे, और बाकी जो कंटेंट आपका चल रहा है तो वो रिवाइज भी बहुत अच्छा होता चल रहा है। जिसको बच्चे को अपने नोट्स बनाने वो नोट्स भी अच्छे से बना सकता है, ठीक है। इसका आपको पता तब लगेगा जब हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो आज हमने अपना जो पार्ट 5 था हमने वो पूरा किया था। मैंने पार्ट 5 आपको दो पार्ट में कराया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और उसके बाद मैंने आपको संसद कराया है, उसके बाद मैंने आपको जुडिशरी सिस्टम कराया है, यानी कि आपको न्यायपालिका करवाई थी। तो आज हम पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका रिलेटेड होता है स्टेट से। भाग 6 किससे रिलेटेड होता है? आपका स्टेट से। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कराऊंगा। भाग 1 की बात करेंगे। भाग 1 क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन स्टेट है, जहां पर आर्टिकल 1 से लगाकर 4 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप, नागरिकता है, जो 5 से लगाकर कहां तक है? 11 तक है। इसके बाद हमने बात की थी भाग 3 की। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार, जो 12 से लगाकर कहां तक है? 35 तक है। इसके बाद हमने बात की थी भाग 4 की। भाग 4 में क्या थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपके 36 से लगाकर 51 तक थे। उसके बाद पार्ट 4A था, जिसको जोड़ा गया था जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, और ये किसमें था? 51A में था। इसके बाद हमने भाग 5 पढ़ा। भाग 5 में क्या था? यूनियन, यानी कि संघ, जिसमें हमने आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया। और ये जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल 52 से लगाकर 151 तक था। और आज हमारा चलने वाला है भाग 6, पार्ट 6। और जो पार्ट 6 है, ये हमारा आर्टिकल 152 से लगाकर 237 तक होगा। बेटा कभी कभी पूछ लेता है भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है, भाग 6 कहाँ से कहाँ तक है। तो 152 से लगाकर 237 तक हमारा क्या है, जिसको बोलेंगे भाग 6। और भाग 6 में क्या हमारा? राज्य, यानी कि स्टेट, जो आपका जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है ना, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं, या किसी भी राज्य के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, तो भाग 6 में है। चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका। जैसे केंद्र सरकार में सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ऐसे ही राज्य है, जो स्टेट है, उसमें आपके सारे काम किसके नाम से होंगे? वे आपके राज्यपाल के नाम से होंगे। तो गवर्नर की बात करते हैं, तो आर्टिकल 153 न जाने एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है कि बताइए। 153 में क्या है? तो देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 1 पर्सन कैन ऑल्सो बी गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, ऐसा आपका आर्टिकल 153 कहता है। चलेंगे, 154 में क्या कहा गया है? ऑल द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट आर विजिटेड इन द गवर्नर, पूरे राज्य की सारी जो कार्यपालिका शक्ति हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो सारी किसके अंदर होगी? गवर्नर के अंदर होगी। और अगर हम बात करें किसकी? 53 की, 53 की, तो सेंटर की सारी पावर किसमें थी? राष्ट्रपति में थी। किसमें थी? राष्ट्रपति में। अगर मैं इसमें 101 का कन्यादान कर दूं, तो 101 का कन्यादान करने के बाद क्या बचेगा? 154। वहां राष्ट्रपति था, तो यहां पे क्या जाएगा? यहां पे आ जाएगा राज्यपाल। वहां पे तुमने क्या कहा था? 52 में क्या बोला था? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 101 का कन्यादान करो तो कितना बनेगा? 153। और 153 क्या कह रहा था? गवर्नर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? चीजों को रिलेट करो। 101 का कन्यादान करो, बहुत सारी चीजें आपको देखो सेम मिल गई यहाँ पर, ठीक है ना। राष्ट्रपति याद करो, 101 का कन्यादान, सेम कहानी किसकी आ गई? गवर्नर की आ गई। चलेंगे आगे। इसके बाद बात करेंगे हम 155, क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, कि राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद आर्टिकल 158, 158, अच्छा एक रह गया इसमें, 156 रह गया। 156 में क्या है? टर्म्स ऑफ द गवर्नर या टेन्योर ऑफ द गवर्नर, कि जो गवर्नर होगा उसका कार्यकाल कितना होगा। तो कार्यकाल कितना होता है? माना जाता है 5 वर्ष, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 157 कि जो गवर्नर होगा उसकी योग्यता क्या होगी? गवर्नर बनने के लिए 35 साल का उम्र होनी चाहिए, पूरी कर चुका हो, वो भारत का नागरिक हो। तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो उसकी एलिजिबिलिटीज हैं, जो उसकी योग्यताएं हैं, वो 157 में दी गई हैं। 158 में क्या कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस फॉर द गवर्नर्स ऑफिस, जो
गवर्नर का ऑफिस है, जो राज्यपाल का परिसर है, उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी वो 158 में दिया गया है, ठीक है ना। वहां पे किसमें था, 57 में था, चेक करिएगा। चलेंगे आर्टिकल 159, ओथ टू द गवर्नर की जो राज्यपाल होगा उसकी क्या दी गई है, उसकी दी गई है शपथ करने की विधि कि राज्यपाल किस तरीके से अपनी शपथ को लेगा। और आपको पता है जो गवर्नर होता है ना, इसको जो शपथ दिलवाता है तो वो दिलवाया जाता है बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा, गवर्नर को क्या करेगा, वो अपनी शपथ दिलवाने की जो प्रक्रिया उसको पूर्ण करेगा। इसके बाद चलेंगे आगे। एक गवर्नर की शक्तियां क्या होती है, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां थी, वो अध्यादेश ऑर्डिनेंस लेकर आ सकता है, वो किसी की सजाओं को माफ कर सकता है, वो तीनों सेनाओं का हेड होता है, ठीक है ना। वो पॉकेट वीटो का यूज करके किसी भी बिल में संशोधन करवा सकता है, वो जॉइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है ना। तो ये उसकी शक्तियां थी। तो ऐसी गवर्नर की भी शक्तियां होती हैं। जैसे अच्छा, इसके गवर्नर की शक्ति में और प्रेसिडेंट की शक्ति में, यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति में एक छोटा सा अंतर होता है। वो मैंने आपको तब भी बताया था कि ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, है ना। किसी को फांसी होगी तो उसको माफ नहीं कर सकता। या फिर कोई जो मिलिट्री रूल जो लॉ है, जो हमारा सेना विधि कानून है, उससे अगर किसी को दंड मिला है तो राष्ट्रपति ही उसको क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। गवर्नर के पास वो पावर नहीं होती। तो इसी के कुछ एक्सेप्शंस दिए गए, कुछ अपवाद दिए गए हैं। पहले क्या, मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियां नहीं आती इनके अंदर। इसके बाद इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां भी इनके पास नहीं है, वो भी राष्ट्रपति के पास होती हैं। और मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति भी नहीं है, पार्डन टू द कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है ना। ये तीन शक्तियां इनके पास नहीं होती हैं। चलेंगे आगे। इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जितने भी इस राज्य के काम होंगे वे इन्हीं के नाम से होंगे। अपॉइंटमेंट पावर्स हैं, ये नियुक्ति भी करते हैं। उसके बाद इनकी लेजिस्लेटिव पावर है, विधायिका शक्ति है ना। जैसे आपकी जो विधान परिषद होगी उसमें कुछ मेंबर्स को ये नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इनकी क्या होगी, कुछ फाइनेंशियल पावर होती है, कुछ वित्तीय शक्तियां होंगी। तो अब देखेंगे इनकी क्या क्या शक्तियां हैं। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 202 बहुत इंपॉर्टेंट है। 202 में जो पूरे राज्य का वित्तीय विवरण है, जिसको आप बजट भी कह सकते हो, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, पूरे राज्य का पूरे साल का जो वार्षिक वितरण है वो 202 में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद अब कहोगे सर बीच के कुछ आर्टिकल रह गए, आर्टिकल नहीं रहे हैं। ये मैंने आपको गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल था 202, उसको बताया। अब हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सहायता करने वाले मंत्री परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। जिन लोगों ने एक बार लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक का बटन तो दबाना चाहिए आपको, है ना। और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी वजह से हम इतने कम टाइम में इतना अच्छा कर पा रहे हैं, वो मतलब आपकी वजह से कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलेंगे आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 क्या कहता है, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नर देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक क्या होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है ना। स्टेट के महत्वपूर्ण मामले पे ये किसको, गवर्नर को क्या करेंगे, सलाह देंगे। ऐसा आर्टिकल 163 में है, इंपॉर्टेंट है। जहां पे स्टार आता है उनको मार्क कर लीजिएगा। आर्टिकल 165 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होगा। जैसे वहां पे क्या था, वहां पे था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसमें था, एक बार मुझे आर्टिकल बताएंगे। आर्टिकल 76 में था। किसमें था, 76 में था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे ही आर्टिकल 165 में 165 में क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, राज्य का महाअधिवक्ता। ये राज्य के किसी भी सदन में बैठ के बहस में हिस्सा ले सकता है, लेकिन इसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। और एक तरीके से ये राज्य सरकार का वकील होता है ना, यानी कि राज्य सरकार के जो मुद्दे होते हैं उनको कोर्ट में रखता है। अब बात करेंगे हम लेजिस्लेटिव की, यानी कि विधायिका। जिसकी विधायिका वो होती है जहां पर आप अपने क्षेत्र से लोगों को विधायक चुनकर भेजते हो, जहां पर आपके राज्य के लिए कानून बनते हैं, आपकी हमारे राज्य को विकसित करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 168 ये कहता है, देयर शैल बी ए लेजिस्लेटिव डिवीजन फॉर ईच स्टेट, कि हर राज्य के लिए एक विधानसभा होगी। अब विधानसभा में कौन कौन होंगे, देखो बेसिकली भारत में दो चीज होती हैं, है ना। एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप विधानसभा बोलते हो, और एक गवर्नर, दो से मिलकर बन जाती है। लेकिन भारत के 6 राज्य ऐसे भी हैं जहां पर विधान सभा के अतिरिक्त विधान परिषद भी है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर स्टेट में मिलेगी आपको, जिसको आप विधानसभा बोलते हो। लेकिन उसके साथ क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद। यानी कि इसमें एक तर्क दिया गया कि जो राज्य ज़्यादा बड़े हो जाते हैं
उसमें डेवलपमेंट करने के लिए इस दूसरे हाउस को बनाया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था सेंटर में एक लोकसभा पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था, राज्यसभा। तो यहां पर जो आपकी विधायिका, जो आपकी विधानसभा होगी, क्या होगी, विधानसभा, जिसको आप बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो तो लोकसभा का काम करेगा क्योंकि लोअर हाउस होता था। और राज्यसभा क्या होता था आपका, अपर हाउस, जिसको हम क्या बोलते थे, उच्च सदन। क्या बोलते थे, अपर हाउस, उच्च सदन। तो जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, जिसको आप बोलते हैं विधान परिषद, तो विधान परिषद आपका क्या होगा, उच्च सदन होगा। ये स्टेट की बात है और ये किसकी बात है, सेंटर की बात है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने स्टेट में है, तो पहली बात तो भैया ये 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। और इन 6 राज्यों में सबसे पहला जो राज्य है वो आपका ही है, कौन सा, उत्तर प्रदेश है। आपसे लगा हुआ राज्य है वो कौन सा है, वो बिहार है। क्या है वो, बिहार है, बोलो हाँ है ना। इसके बाद तीसरा स्टेट कौन सा है आपका, महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र है। इसके बाद बात करेंगे आपका एक है कर्नाटक। कर्नाटक अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं। महाराष्ट्र भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अभी जो पॉलिटिक्स है वो ऊपर नीचे होती जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि बदलते जा रहे हैं बार बार यहाँ पर। तो 6 तो ये हो गई, सॉरी 4 तो ये हो गई। एक आपका स्टेट था तेलंगाना, तो वहां पर भी विधान परिषद हुआ, सॉरी आंध्र प्रदेश, वहां पर भी विधान परिषद हुआ करती थी। लेकिन अब आंध्र प्रदेश से हटाकर काटकर 2014 में क्या बना दिया गया, तेलंगाना। तो यानी कि अब आंध्र प्रदेश में भी है, आपकी आंध्र प्रदेश में भी है और आपकी तेलंगाना में भी है। बताइए बात समझ में आएगी नहीं आई, तो फटाफट एक बार इनको मेरे साथ रिपीट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बताइए पहली बात तो जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कितने स्टेट में, 6 स्टेट में, है ना। पहला आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है क्या है, बिहार, 2 हो गए। पी के पास जाओ, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था क्या, तेलंगाना, 4 स्टेट। कर्नाटक है ना, कर्नाटक, और इसके बाद कहां होगा, महाराष्ट्र। तो आपके 6 स्टेट हैं। तो मैंने बता दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत के हर स्टेट के पास नहीं है, ये केवल 6 स्टेट के पास है। जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ये आपके हर राज्य के पास होती है। चलिए अब यहां पे क्या लिखा हुआ है इसको एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ है, गवर्नर होता है आपकी विधायिका, जैसे वहां पर आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। और जो हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये 6 राज्य में, विधान परिषद कितने में है, 6 में है। नाम लिखा हुआ है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आप बोलते हैं क्या, विधानसभा। चलेंगे थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, 169 आर्टिकल 169 में क्या लिखा है, ओनली Parliament has the right to establish or to remove a legislative council in any state। कि जो आपकी पार्लियामेंट है, जो आपकी संसद है, संसद ही किसी राज्य में विधान परिषद बना सकती है और उसको हटा सकती है। किसी राज्य में विधान परिषद बनेगी या नहीं बनेगी, इसका सारा का सारा जो दरमदार है ये किसके ऊपर है, संसद के ऊपर है, पार्लियामेंट के ऊपर है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा सकते, बताइए विधान परिषद कैसे बनाई जा सकती है, तो ये संसद के द्वारा बनाई जा सकती है और इसी के द्वारा ये हटाई जा सकती है। अच्छा दूसरी बात, एक बात और समझेंगे, जैसे लोकसभा 5 साल बाद डिजोल्व हो जाता है, भंग हो जाता है, यानी कि वो एक नॉन परमानेंट हाउस है, तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा क्या है, एक क्या है, नॉन परमानेंट हाउस है, वो भंग हो सकता है। लेकिन जैसे राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, वो परमानेंट हाउस है, ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल भी क्या होता है, परमानेंट हाउस होता है। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष होता है एमपी का, लेकिन जो राज्यसभा के एमपी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होगी, उसका मेंबर 5 साल रहेगा और जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर होगा वो कितने साल रहेगा, 6 साल रहेगा। मैंने बताया था हर 2 साल में 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं और उनकी जगह नहीं आते रहते हैं, इसलिए वो कभी भी जो हाउस होगा वो कभी डिजोल्व, वो कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। चलेंगे आगे। देखो जितना आप रिवाइज करते हुए चलोगे ना, जितना आप रिपीट करते हुए चलोगे, आपको उतना ही अच्छी चीजें याद होती चली जाएंगी। देखेंगे आगे आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 जो ये कहता है, जो आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का जो संरचना होगी वो किस तरीके की होगी। एक बात समझिएगा, भारत के संविधान में एक बात कही गई है, जो भी विधानसभा होगी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसमें कम से कम मेंबर 60 होने चाहिए। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है। इसमें न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, हमेशा 60। और इसके जो मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, जो इसके सबसे अधिक से अधिक जो सदस्य हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके 500। यानी कि ये स्ट्रक्चर आपका रहेगा और ये स्ट्रक्चर रखने के लिए जो आपका आर्टिकल 170 है वो बात कहता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं।
जैसे आपकी गोवा की जो विधानसभा है उसमें कुल 40 मेंबर हैं, आपकी जो सिक्किम है उसमें 40 मेंबर हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 170 ये बताता है कि किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होगी और मैक्सिमम अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी 500। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात सही में आई क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे और ध्यान आ रहा है, जो हमने आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ाई विधान परिषद, तो विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधान परिषद में जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में असेंबली में यानी कि विधानसभा में जो टोटल सदस्य होंगे, विधानसभा के कुल जो सदस्य होंगे, कुल मेंबर जो होंगे, उसका 1/3 सदस्य हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। बात समझ में है क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में पूछेगा, बताइए किसी राज्य की विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? जो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो उसकी विधानसभा है, जो उसमें कुल नंबर है, उसका 1/3 हो सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कुल विधायक कितने हैं? 403। जब मैं इसका 1/3 निकालूंगा तो कितना होगा? 3 एकम 3, बोलो है ना, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 134। हालांकि इससे कम हमारे पास कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो ये एक जो अधिक से अधिक, यहां मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूं, अधिकतम कितने हो सकते हैं? उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 भाग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसको आप जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। हो सकता है ये नीचे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिले या ना मिले। ठीक है ना, देखेंगे एक बार, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 171, एक मिनट नीचे आओ। आर्टिकल 171, हाँ एक बार थोड़ा सा नीचे चलेंगे। हाँ ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है 170 में लिखा हुआ है, जो बात मैंने आपको बताई वो लिखा हुआ है। मिनिमम 60 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500 मेंबर। इसके बाद लिखा हुआ है 171 में कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद होगी, उसकी क्या संरचना होगी? उसमें जो मिनिमम मेंबर होंगे वो कितने होंगे? 40। ये नोट कर लीजिएगा, मिनिमम मेंबर किसी विधान परिषद में, विधान परिषद की न्यूनतम जो सदस्य हैं वो कितने होंगे? 40। ये आपके क्वेश्चन जो कि तो एग्जाम में बनेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर हम अधिकतम सदस्यों की बात करेंगे तो टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 पार्ट, विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 भाग विधान परिषद के अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। अब जो विधान परिषद होती है इसमें से कितने मेंबर कैसे चुने जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, देखते चलेंगे। 1/3 मेंबर, ये विधान परिषद की बात कर रहा हूं मैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। अब जाहिर सी बात है, जब हम भाग 6 में क्या पढ़ रहे हैं? स्टेट पढ़ रहे हैं, तो हम स्टेट की बात करेंगे, बोलो हाँ है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें 1/3 मेंबर आएंगे इलेक्टेड फ्रॉम म्युनिसिपैलिटीज, जो आपके नगर निगम या नगर परिषद की जो इकाई है उसका 1/3 मेंबर, टोटल मेंबर का 1/3 जाएंगे कहां से? चुन के म्युनिसिपैलिटीज से। ठीक है ना। 1/3 मेंबर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बात समझ में आई क्या? जो विधान परिषद, जो विधानसभा है उससे 1/3 मेंबर चुनकर जाएंगे वहां से। इसके बाद 1/12 मेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 1/12 मेंबर जाएंगे इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएट, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसके जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएट चुन के भेजेंगे कितने मेंबर्स को? 1/12। यानी कि इनकी इलेक्शंस में सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही वोट डालेंगे। तो आप भी अपनी वोट बनवा लीजिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो जब ये इलेक्शन आता है तो आप भी वोट डालें ताकि आपका भी प्रतिनिधित्व वहां पर बढ़े। तो 1/12 मेंबर, 1/12 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी ऑफ स्कूल टीचर्स, यानी कि जो आपके कॉलेज होते हैं ना, कॉलेज 10th 12th के, तो उसमें टीचर्स होते हैं, जो परमानेंट टीचर्स होते हैं, तो वो टीचर्स वोट डालते हैं। तो इनका अपना प्रतिनिधित्व वहां पर होता है। अगर इनकी कोई बात उठानी होती है तो ये जाके वहां पर उठाते हैं। लेकिन मेंबर कितने हैं? 1/12। इसके बाद देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1/6 मेंबर उस पूरे काउंसिल की, उस पूरे विधान परिषद का जो 1/6 भाग है, वो 1/6 भाग उस राज्य के गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। कितना? 1/6 भाग। यहां देख सकते हैं आप, 1/6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। जैसे राज्यसभा में कोई भी राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, जो आपका आर्ट यानी कि कला, लिटरेचर यानी कि साहित्य, साइंस यानी कि विज्ञान, या फिर वो सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कार्य से बिलोंग करता हो। इन 4 के अलावा कोई नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से 1/6 भाग गवर्नर के द्वारा किसी भी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों को नामित किया जा सकता है।
ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा रहा हूं। चलेंगे आगे। आर्टिकल 172 आर्टिकल 172 कहता है टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल का कार्यकाल कितना होगा। मैंने बताया आपको विधानसभा 5 साल, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 साल। ठीक है, चलेंगे। आर्टिकल 173 जो भी हमारे जो भी हमारा पास स्टेट लेजिस्लेचर है, इसमें जो विधायिका है राज्य की, इसमें जो आपके मेंबर्स होंगे उनकी योग्यताएं किस तरीके से होनी चाहिए। जैसे आपको पता है भाई, अगर कोई विधानसभा का मेंबर बनना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ लोगों को एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता होगा। देखो 2 वर्ड होते हैं, एमएलए और एमएलसी, है ना। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक साहब, ये विधानसभा में बैठेंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद में बैठेंगे। अगर आप एमएलए बनना चाहते हो तो आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 25 साल। अगर आप एमएलसी बनना चाहते हो तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। और 30 साल और किसके लिए होनी चाहिए बताइए मुझे एक बार। अगर आप राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हो, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो कितने साल, 25 साल। ठीक है ना। आपको गवर्नर बनना है, आपको प्रेसिडेंट बनना है, आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आप कितने साल के होने चाहिए। और आप बनना चाहते हो प्रधान जी, तो प्रधान जी आप 21 साल के बन सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और 18 साल के अगर आप हो तो आप वोट डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। बात समझ में आ गई क्या। तो ये बहुत क्वेश्चन बहुत यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन सा हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे। कहाँ तक आ गए हम भाई, एज, अच्छा 173 हो गया। 178 द प्रोविजन ऑफ ए स्पीकर ऑफ ए डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको पता है जो विधानसभा होता है उसमें एक स्पीकर होता है और एक क्या होता है, डिप्टी स्पीकर होता है। तो वे किस तरीके से चुने जाएंगे उसकी बात की गई। जैसे लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। आपको मैंने बताया था राज्यसभा में तो क्या होता है भाई, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति होगा, वही उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, यानी कि पदेन सभापति होगा। ठीक है ना। चलेंगे आर्टिकल 230। आर्टिकल 230 कहता है ऑल द रिक्रूटमेंट इन हाई कोर्ट विल बी कंडक्टेड एंड मैनेज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं किसी भी राज्य के हाई कोर्ट की। अच्छा, अब मुझे बताओगे भारत में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं। भारत में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हाई कोर्ट भारत में हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी। चलो पहले 24 थे, एक बढ़ गया था। तो यानी कि 230 ये कहता है जितने भी हाई कोर्ट के काम होंगे वे सारे के सारे मैनेज किए जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। आर्टिकल 233 क्या कहता है, देयर शैल बी ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, कि हर एक राज्य में उनका जिला सत्र न्यायालय होगा, ऐसा बताता है आर्टिकल 233। चलेंगे आगे। आर्टिकल 234 की बात करेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, जहां पे आप यूपी PCS जे बनते हो, HJS बनते हो, तो जितने भी जुडिशियल सर्विसेज हैं इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 234। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना। और ये मैंने आपको राज्य खत्म कराया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास करेंगे ख़त्म। और अब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स रह गए हैं तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये प्यार ज़रूर बना के रखना। ठीक है ना। आपकी हमारी मोहब्बत है तभी रंग लाएगी। दोनों मिलकर सफलता एक साथ मिलाएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बारिश बहुत हो रही है, बीमार मत पड़ जाना, पढ़ाई छूट जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।